PSC Part 1 Paper 3 Gases State Presenting Flow Liquefaction of Gases. Liquefaction of gases के different methods: cooling by freezing mixture, cooling by rapid evaporation, cooling by Joule-Thomson effect, cooling by adiabatic expansion of gases, and cooling by adiabatic demagnetization, and the applications of liquefaction of gases का विस्तृत अध्ययन करेंगे. लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में गैसों में उपस्थित अंतराण्विक बलों की इस बात से पुष्टि है कि सभी गैसों को उच्च दाब एवं निम्न ताप पर द्रवित किया जा सकता है. एंड्रयूज द्वारा क्रांतिक ताप की खोज के बाद यह निश्चित हो गया कि प्रत्येक गैस को क्रांतिक ताप या उससे कम ताप पर केवल दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है. क्रांतिक ताप से उच्च ताप पर कितना भी दाब लगा लें, हम गैसों को द्रवित नहीं कर सकते. इस प्रकार गैसों के द्रवीकरण में प्रमुख पद गैसों के क्रांतिक ताप तथा उससे नीचे ताप पर ठंडा करना होता है. इसके बाद उपयुक्त दाब लगाकर गैसों को द्रवित किया जाता है. गैसों के शीतलन की दो विधियां काम में लाई जाती हैं. इसमें मुख्यतः दो सिद्धांतों का उपयोग होता है: गैस में उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बलों के विरुद्ध प्रसार का कार्य और गैसों द्वारा कुछ बाह्य कार्य करना. गैसों के द्रवीकरण में निम्नलिखित विधियों द्वारा गैसों का शीतलन किया जाता है. पहला जो मेथड है कूलिंग बाय फ्रीजिंग मिक्सचर, इट इज़ एन एंशियंट मेथड. इसमें हिम मिश्रण जैसे बर्फ प्लस NaCl प्लस CaCl2 या प्लस KOH, ठोस CO2 प्लस ईथर आदि उन गैसों के लिए काम में लाई जाती है जिसमें क्रांतिक ताप बहुत निम्न नहीं होते. फैराडे ने कुछ गैसों जैसे Cl2, H2S, N2O, CO2 आदि को इस विधि द्वारा द्रवित किया. उनके द्वारा इस में लाए गए उपकरण को डायग्राम में दिखाया गया है. इसमें V ट्यूब है और इसमें आपका रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में और फ्रीजिंग मिक्सचर है एंड राइट हैंड साइड में आपका लिक्विफाई गैसेस है. सेकेंड मेथड है कूलिंग बाय रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड. यदि किसी वाष्पशील द्रव का निम्न दाब पर द्रुत वाष्पीकरण किया जाता है तो ताप में कमी आती है. ताप में इस कमी का कारण है कि वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा स्वयं द्रव से ही ग्रहण की जाती है, अतः द्रव ठंडा हो जाता है. 19वीं सदी में -40 डिग्री सेंटीग्रेड 233 केल्विन तक ठंडा करने के लिए द्रव अमोनिया का वाष्पीकरण किया जाता था. इसके बाद अमोनिया के स्थान पर फ्रेऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होने लगा. पिक्टेट ने गैसों के द्रवीकरण की इस विधि का उपयोग किया था. द्रव ऑक्सीजन में वाष्पीकरण द्वारा 55 केल्विन ताप पर शीतलन किया जा सकता है. थर्ड मेथड है जूल-थॉमसन इफेक्ट, कूलिंग बाय जूल-थॉमसन इफेक्ट. जेम्स जूल तथा विलियम्स थॉमसन के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र रॉड द्वारा निम्न दाब के क्षेत्र अथवा शून्य में प्रसारित होने दिया जाता है तो ताप में कमी दिखाई देती है. यह प्रभाव जूल-थॉमसन इफेक्ट कहलाता है. जब गैस का प्रसार होता है तो गैस के अणु दूर दूर हटते हैं, अतः गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है. इस कार्य में अणुओं की आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है और ताप में कमी आती है. यहाँ इस बात यह जानना आवश्यक है कि जूल-थॉमसन प्रभाव प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप के नीचे ही संभव है. यह ताप हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है. व्युत्क्रम ताप वंडरवॉल स्थिरांक A तथा B से निम्न समीकरण द्वारा संबंधित होता है. Ti = 2A/RB. यहाँ Ti व्युत्क्रम टेम्परेचर है. लिंडे ने शीतलन की इस विधि द्वारा वायु को द्रवित किया था. वायु के द्रवीकरण में लिंडे प्रक्रम द्वारा समझाया गया है. शुद्ध वायु CO2
तथा H2O रहित को कंप्रेसर की सहायता से लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर को फिर कूलर द्वारा गुजारा जाता है ताकि कंप्रेस्ड से हुई ताप में वृद्धि को समाप्त किया जा सके। अब संपीड़ित कंप्रेस्ड वायु को एक एक्सपेंशन वाल्व में से गुजारते हैं तथा एक वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र में इसको प्रसारित किया जाता है। प्रसारित होने पर जूल थॉम्सन प्रभाव के कारण वायु ठंडी हो जाती है। यह ठंडी वायु अन्य नलियों को ठंडी करते हुए कंप्रेसर में आ जाती है। संपीड़ित होने पर फिर इस गैस का प्रसार वाल्व से किया जाता है और वाल्व से प्रसार करने पर गैस का ताप और भी कम हो जाता है। इसी प्रकार इस क्रिया की पुनरावृत्ति करने पर अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न हो जाता है और लगभग 85 केल्विन तक वायु द्रवित होने लगती है। द्रव वायु को डेबार फ्लास्क में संग्रहित कर लिया जाता है। मेथड है, नेक्स्ट मेथड है कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। जब एक संपीड़ित गैस का रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध प्रसार होने दिया जाता है तो वह गैस कुछ बाह्य कार्य करती है। रुद्धोष्म अवस्था में चूंकि ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं है, अतः बाह्य कार्य में गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है। आंतरिक ऊर्जा में कमी के कारण ताप कम हो जाता है। शीतलन की इस विधि का उपयोग जूल थॉम्सन प्रभाव के साथ क्लॉड प्रोसेस द्वारा वायु को द्रवित किया जाता है। क्लॉड प्रोसेस में काम में आने वाला उपकरण दिखाया गया है। शुद्ध वायु CO2 तथा H2 वाष्प रहित को कंप्रेसर की सहायता से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक संपीड़ित किया जाता है। फिर इस कंप्रेस्ड एयर से कुछ भाग को प्रसार वाल्व द्वारा एक वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है तथा बाकी बचा भाग रुद्धोष्म दशाओं में पिस्टन को धकेलने में बाह्य कार्य करता है। रुद्धोष्म प्रसारण या जूल थॉम्सन प्रभाव दोनों से ही वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी वायु को चौड़ी नली में सर्कुलेट किया जाता है जिससे वह प्रसरण के लिए अंदर की ओर वायु को ठंडा करता है तथा कंप्रेसर में चली जाती है। संपीड़ित वायु से पुनः उपरोक्त क्रिया दोहराई जाती है। इस प्रकार वायु का ताप निरंतर घटता रहता है तथा उचित ताप पर वायु का द्रवण प्रारंभ हो जाता है। Now the cooling by adiabatic demagnetisation। शीतलन करने की इस तकनीक का जियोक तथा डेबाय ने उपयोग किया था। इस तकनीक से यद्यपि गैसों का द्रवण नहीं किया जाता परंतु निम्न ताप प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में पैरामैग्नेटिक लवणों जैसे सीरियम फ्लोराइड, गैडोलिनियम सल्फेट तथा अन्य रेयर अर्थ एलिमेंट सॉल्ट आदि को पहले द्रव हीलियम द्वारा प्रबल मैग्नेटिक क्षेत्र की उपस्थिति में ठंडा किया जाता है। इस प्रकार ठंडे किए गए सॉल्ट को एडियाबैटिक कंडीशंस में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं। इसको डीमैग्नेटाइजेशन होने लगता है तथा सॉल्ट की एंट्रोपी बढ़ने लगती है। इस अव्यवस्था के लिए आवश्यक ऊर्जा लवण के जालक से प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप ताप में कमी होती है। लेडन ने इस तकनीक द्वारा 0.001 केल्विन ताप, हेस ने 0.27 केल्विन ताप प्राप्त कर लिया था। यदि नाभिकीय चक्रण का डीमैग्नेटाइजेशन किया जाता है तो 10⁻⁻⁶ केल्विन की कोटि का ताप भी प्राप्त किया जाता है। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। आधुनिक जीवन में द्रव गैसों का उपयोग बहुत बढ़ गया है। रेफ्रिजरेटर तथा एसी में द्रव अमोनिया, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव मिथाइल क्लोराइड, द्रव फ्रेऑन आदि का उपयोग होता है, इसलिए इन्हें रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। प्रयोगशाला में निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड एयर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल मिश्रण
आदि का उपयोग होता है। रॉकेटों तथा जेट वायुयान में ऑक्सीजन के प्रमुख सोर्स के रूप में द्रव वायु का उपयोग करते हैं। वायु के उत्कृष्ट गैसों जैसे नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन आदि को द्रव वायु के फ्रैक्शनल इवापोरेशन द्वारा पृथक करते हैं। प्राकृतिक गैस से हीलियम को पृथक करने के लिए भी लिक्विफिकेशन विधि का उपयोग किया जाता है। थैंक यू।